जय हिंद दोस्तों। तो आप सबका यूवी स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आज अपन लेके आ चुके हैं ट्रांसलेशन की क्लास। कल हमने बोला था ना कि अपना पहला टॉपिक क्या स्टार्ट होगा, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन की कल अगर आपने कल की क्लास देखी हो तो उसमें आपको पता होगा ट्रांसलेशन के कितने पार्ट होते हैं। तो ट्रांसलेशन में कितने पार्ट होते हैं बेटा? 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है टेंस, दूसरा यूजेस। हमने कहा था जब आपको ट्रांसलेशन पढ़ा देंगे फिर उसके बाद रणनीति अपनी बन चुकी थी कि आपको कब क्या पढ़ना है, तो अपन उसके हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो बेटा ट्रांसलेशन का आज कौन सा पार्ट स्टार्ट हो रहा है? टेंस। तो सबसे पहले अपन टेंस के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो सब जान लें। और हमने एक ये भी बात बोली थी कि आपको ग्रामर पर फोकस ज्यादा करना है, क्योंकि अपना पर्पज केवल 12th पास करना नहीं है। 12th और 10th में अच्छे नंबर लाना तो है ही है, लेकिन अपना जो इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन अगर अपन अच्छे से मजबूत कर लेंगे, कल के दिन अपन जब कंपटीशन करेंगे तो अपन को इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इस लेवल तक का लेकर चलिए कि कल के दिन अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतनी गारंटी हम ले रहे हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो टेंस अपन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में समझते हुए चलेंगे। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? काल। शायद बहुत से लोग ना जानते हो कि टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। उन्हें पता तो है कि टेंस क्या होता है, लेकिन टेंस को बेटा हिंदी में क्या कहते हैं? काल। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। अगर काल की बात करें तो काल बेटा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आपको शायद आपने डेली आपको जानते भी हो। जैसे अगर बात करें टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कोई हिंदी में भी पढ़ा होगा, अगर आप हिंदी भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको ये सब पढ़ना पड़ता है। तो कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। कौन कौन बेटा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अगर बात करें तो प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहेंगे बेटा वर्तमान। प्रेजेंट को हिंदी में क्या कहेंगे? वर्तमान। तथा टेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? काल। प्रेजेंट को हिंदी में वर्तमान और टेंस को हिंदी में काल। अब जी वर्तमान काल क्या होता है, यानी प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जैसे अगर बात करें जो अभी का समय है, जो अभी चल रहा है, जैसे आप खाना खा रहे हो, आप यूवी स्टडी सेंटर में क्लास देख रहे हो, जिस सब क्या है अभी आप चल रहे हैं, यानी प्रेजेंट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वर्तमान में हो रहा है। वर्तमान में अभी हम आप सबको पढ़ा रहे हैं, आप सब पढ़ रहे हैं। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे बेटा? प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएंगे। किस काल के अंतर्गत आएंगे? वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। दूसरा टेंस है बेटा पास्ट टेंस। दूसरा टेंस क्या है बेटा? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को अगर हिंदी में बात करें तो पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? भूत। पास्ट को क्या कहते हैं? भूत। टेंस को काल। पास्ट को हिंदी में कहते हैं भूत और टेंस को काल। तो इस टेंस का नाम क्या हो गया? पास्ट टेंस का भूत काल। अब भूतकाल क्या होता? जैसे कोई भूत देखा हो तो भूत कब बनता है? जब उसका समय बीत जाता है। समय बीत जाए मतलब जब वो टपक टपक जाए यानी मर जाए, तब वो भूत बनता है। तो समय बीता तब वो भूत बना। तो बीते हुए समय को क्या कहते हैं अपन? भूतकाल। बीते हुए समय को क्या कहते हैं? भूतकाल। यानी पास्ट टेंस आता है। जैसे कल कल मैंने भटा रोटी खाई। कल मैंने भटा रोटी खाई, या कल मैं भटा रोटी खा रहा था। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? भूतकाल। यानी भूत में खा रहा था, मैं बीते हुए समय में खा रहा था। आज तो ही खा रहा हूँ, कल खा रहा था। कल मैं मंदिर जा रहा था, कल मैं क्रिकेट खेल रहा था। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे बेटा? भूतकाल के अंतर्गत आएंगे। यानी किस टेंस के अंतर्गत आएंगे? तो पास्ट टेंस के अंतर्गत आएंगे। तो पास्ट टेंस का मतलब क्या होता? बीता हुआ समय। और प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान समय जो अभी चल रहा है। इसलिए अपन बोलते हैं प्रेजेंट टाइम में मैं अभी बहुत बड़ा कुछ नहीं बना हूँ, लेकिन फ्यूचर में कुछ बनूंगा। आगे फ्यूचर का भी नहीं समझा रहे। तो 2 टेंस बेटा क्लियर हुए, यानी अभी केवल इनके मीन्स समझा रहे हैं। प्रेजेंट टेंस आपका क्लियर हो गया, पास्ट टेंस क्लियर हो गया। फ्यूचर टेंस अक्सर अपन लोग बोलते अरे यार मुझे फ्यूचर की टेंशन बहुत थी, मुझे फ्यूचर की टेंशन बहुत थी। कभी कोई पूछ दे आपसे फ्यूचर को हिंदी में क्या कहते हैं, आपने बोल दिया मुझे फ्यूचर की टेंशन तो बहुत थी। तो फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। भविष्य मतलब आने वाले समय की। अब मैं जब मैं आज ऐसा हूँ तो आने वाले समय में ही दुर्दशा क्या होगी, आप ये सोचकर परेशान रहती हो कि हम आज नहीं पढ़ रहे तो आने वाले समय में इतना
जब अभी हम 9, 10, 11 बार अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे तो आने वाले समय हम कंपटीशन कैसे करेंगे? आपको इतनी चिंता है किस चीज की? अपने फ्यूचर के बारे में आपको चिंता है। तो फ्यूचर को हिंदी में क्या कहेंगे बेटा? भविष्य। फ्यूचर को क्या कहेंगे? भविष्य। और टेंस को काल। देखो सबके लास्ट में क्या है? टेंस है। सबके लास्ट में टेंस, इसलिए सबके लास्ट में काल आया, क्योंकि टेंस का मीन्स क्या है? काल। अगर कोई आपसे पूछे कि ओनली प्रेजेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब वर्तमान। प्रेजेंट को हिंदी में वर्तमान, पास्ट को हिंदी में भूत, फ्यूचर को हिंदी में भविष्य। अगर प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। अगर बात करें कि फ्यूचर प्रेजेंट तो समझ में आ गया। अभी मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट टेंस से। कल मैंने भटा रोटी खाई या कल मैं भटा रोटी खा रहा था, पास्ट टेंस से। आने वाला यानी फ्यूचर टेंस क्या होगा? मैं भविष्य में एक बड़ा टीचर बनूंगा, ये क्या है बेटा? फ्यूचर टेंस है। मैं भविष्य में एक बड़ा टीचर बनूंगा, ये क्या है बेटा? फ्यूचर टेंस है, यानी भविष्य काल है। क्या कल तुम शादी में रसगुल्ला खाओगे? ये भी फ्यूचर टेंस है। आज तो तुम्हें रसगुल्ला खाने को नहीं मिल रहा, लेकिन तुम सोच रहे हो कल का कार्ड है यार कि कल शादी में हमें रसगुल्ला खाने को मिलेंगे। तो यानी फ्यूचर को हिंदी में क्या कहते हैं? भविष्य काल। फ्यूचर का मीन्स क्या होता? आने वाला समय। और पास्ट का मीन्स क्या होता? बीता हुआ समय। और वर्तमान और प्रेजेंट का हिंदी मीन्स क्या होता? वर्तमान समय। अभी चल रहा है वर्तमान यानी प्रेजेंट, कल जो चल रहा था वो क्या था? पास्ट यानी भूतकाल, आने वाले समय में जो चलेगा वो है आपका फ्यूचर यानी भविष्य काल। इतना इतना बेटा आप सबका क्लियर हुआ। तो आगे है बेटा प्रत्येक टेंस के, ये तो आपने पढ़े मुख्य 3 टेंस। अगर कोई पूछे आपसे मेन टेंस कितने होते तो आपको बताना 3। मुख्य रूप से टेंस कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के। अभी हमने बोला टेंस कितने प्रकार के होते? 3। अगर क्वेश्चन बेटा कंपटीशन लेवल में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश का, अगर जब भी आप तैयारी करोगे देखोगे बहुत इजी क्वेश्चन आ जाते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अगर टेंस के कोई पूछे टेंस के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो टेंस के कुल प्रकार होते हैं 12। टेंस कितने प्रकार के? 3। टेंस के कुल कितने प्रकार? 12। ठीक है। अब यहाँ आगे लिखा है अपन ने प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। क्या लिखा है बच्चों? प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। पहला जैसे प्रेजेंट टेंस है, प्रत्येक टेंस का मतलब जो 3 टेंस मुख्य टेंस कितने थे? 3। इन तीनों के बेटा 4-4 भाग है। जैसे प्रेजेंट टेंस लिखा हमने, प्रेजेंट के चारों भाग दर्शाए दिए। प्रेजेंट टेंस के कितने भाग? ये 4 भाग। उसके बाद पास्ट टेंस के कितने भाग? ये 4 भाग। उसके बाद फ्यूचर टेंस के कितने भाग? ये 4 भाग। इसलिए हमने एक लाइन में लिख दिया प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? 4। प्रेजेंट के भी 4 भाग, पास्ट के भी 4 भाग, फ्यूचर के भी 4 भाग। अब उन चारों के अपन नाम जान रहे बेटा। प्रेजेंट टेंस का पहला भाग क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट टेंस का पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस का तीसरा भाग क्या है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट टेंस का तीसरा भाग क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट टेंस का चौथा भाग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट के जी आपके चारों भाग हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपके प्रेजेंट के भाग हो गए। सेम वैसे ही आपको पास्ट के भाग हैं। देखना ऊपर का बस चेंज होगा, जैसे यहाँ सब कहीं प्रेजेंट प्रेजेंट था, यहाँ सब कहीं पास्ट पास्ट हो जाएगा, बाकी नीचे का भी कुछ सेम रहेगा। जैसे पास्ट का पहला भाग पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट टेंस का दूसरा भाग पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट टेंस का तीसरा भाग पास्ट परफेक्ट, पास्ट टेंस का चौथा भाग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये थे बच्चों आपके पास्ट टेंस के चारों भाग और प्रेजेंट टेंस के चारों भाग। इसी प्रकार से बेटा फ्यूचर टेंस के भी कितने भाग होते हैं? 4 भाग। कौन कौन? देखना ऊपर बस चेंज होगा, नीचे सब सेम है सभी टेंसों में। तो फ्यूचर टेंस का पहला भाग क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर टेंस का पहला भाग फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर टेंस का दूसरा भाग फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर टेंस का तीसरा भाग फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर टेंस का चौथा भाग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जे थे। अब अपन बात करें कुल टेंस कितने होते, तो इनको बेटा काउंट कर लीजिए एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। कोई पूछे टेंस कितने, तो 3
और पूछे कुल टेंस कितने तो 12। इन सबके चार चार पार्ट जोड़ देंगे तो चार इसके 12 टेंस। कुल टेंस कितने होते 12 और साधारण भाषा में टेंस कितने होते 3। तो ये सब अभी अपन ने जाना है कि टेंस क्या होते हैं, उनके प्रकार कितने होते हैं, इन सब के बारे में अपन ने जाना है। अब आपको टेंस जब हमने हेडिंग डलवाई थी तो आपको इन 12 को ही पढ़ना है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, बहुत मजे के साथ आप सबको पढ़ाएंगे। जैसे पहला भाग क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला भाग क्या है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो हमने हेडिंग भी डाल रखी है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि आज कौन सा टेंस स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर दूसरा भाग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पांचवा पास्ट इंडेफिनिट, छठवां पास्ट कंटिन्यूअस, सातवां पास्ट परफेक्ट, आठवां पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नौवां फ्यूचर इंडेफिनिट, दसवां फ्यूचर कंटिन्यूअस, 11वां फ्यूचर परफेक्ट एंड 12वां फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सबको ये सब आएंगे बेटा टेंस के अंतर्गत, इन सबको हम पढ़ेंगे, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, पेशेंस के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि हमने बोला था ना मकान की नींव क्या है, यही है ट्रांसलेशन टॉपिक ही आपकी मकान की नींव है। ये आपको बताएगा कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है और कितनी वीक है। ज्यादातर आपको इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करना तो ये सब आपके काम नहीं आते, ये नहीं आता तो आपको स्पीकिंग नहीं आएगी। जैसे कहते हैं आप कह दो सर स्पीकिंग और आपको ट्रांसलेशन आ जाए जरूरी नहीं है तब भी आपको स्पीकिंग आ जाए, क्योंकि अपन बेटा ऐसे माहौल में रहते हैं, सबसे ज्यादा बुंदेलखंड के लोगों को ये समस्या है, उनके खून खून में बुंदेलखंड पानी बसा है। जब उनके खून खून में बुंदेलखंड पानी बसा है तो अंग्रेजी में बात कैसे कर लें। आप कुछ बोलो तो उसका ट्रांसलेशन आता है, उन्हें इंग्लिश में जवाब दे देंगे, लेकिन तुम कहो 15 मिनट 10 मिनट कोई बात कर लिया अंग्रेजी, अरे नहीं यार एक आधी बुंदेलखंडी आई आदमी में लोटा का लुटिया कही आओ तो गड़े के आओ, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से जब हमने क्या जाना बेटा टेंस के बारे में जाना, इन सबको अपन पढ़ेंगे बहुत धीरे धीरे। आज अपन इसका पहला भाग उठा रहे हैं क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अपन लोग जान रहे हैं। पानी जाओ तो। ये था बेटा आपको पूरे 12 टेंस क्लियर हो गए। अब अपन इसका पहला भाग क्या उठा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अपन कैसे पहचाने कोई टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। किसी चीज को अपन को हमने बोला नहीं, जब अपन युद्ध लड़ने जाते हैं कल रणनीति सीखी है तो ये अपन किसी युद्ध में जाते हैं, पहले तो हमने कल रणनीति सिखा दी, युद्ध में क्या क्या कैसे किसको किससे लड़ना है सब बता दिया, कब लड़ना है यही बता दिया। अब सबसे दूसरा पॉइंट आता है जैसे स्त्री कोई है अपने पक्ष का है, इसको अपन ने भेद तो दिया कि उससे लड़ना है, नाम बस बता दिया, क्या उसकी पहचान नहीं बताएंगे, नाम जरूरी है किसी और के वैसे ही नाम के दो व्यक्ति आ जाए तो अपन उसकी थोड़ी पहचान जानेंगे, कैसे पहचान हो कि आपको उससे लड़ना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सबसे पहले अपन क्या जानेंगे आइडेंटिटी यानी पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिटी क्या होगी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिटी होगी ता है ती है ते है ता हूं। उसमें लिखा भी है देखो आइडेंटिटी यानी पहचान, हिंदी में भी लिखा है इंग्लिश में भी लिखा है, दोनों लैंग्वेज में लिखा है। इस काल के क्या बेटा, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या लिखा है, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों या वाक्य का तो कोई दिक्कत नहीं, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है ती है ते है ताहू आदि शब्द आते हैं। यानी कोई टेंस आप बना रहे हो अगर उसके अंत में ता है, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, तुम पानी नहीं पीते हो, क्या कल तुमने भटा रोटी खाते हो, क्या तुम आज काला जाम खाते हो, क्या तुम आज काला जाम खाते हो, तो ये सब आपका क्या के अंतर्गत आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आएगा, क्योंकि आपने पहचान क्या सीख ली ता है ती है ते है ताहू। तो अपन ने लिखा है इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है ती है ते है ताहू आदि शब्द आते हैं। ये हम सीधी सीधी भाषा में बोले जिस सेंटेंस के अंत में ता है ती है ते है ताहू आता है तो वहां पर कौन सा टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है अपन ने उसकी पहचान जान ली, उसके अपन को कौन सा योद्धा है ये जानेंगे,
यानी भाला वाला योद्धा है, घोड़सवार है, हाथी सवार है, रथ सवार है, क्या चीज में है, तो अपन उसकी क्या जानेंगे, उससे अपन किस प्रकार से, घोड़ा वाला होगा तो अपन भी घोड़ा में बैठ के जाएंगे, हाथी वाला होगा तो अपन घोड़ा लेके थोड़ी जाएंगे, फिर अपन हाथी लेके जाएंगे। देन इसकी हेल्पिंग वर्ब जानेंगे, किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया देखो उसके नाम में ही छुपा है, हेल्प, हेल्प मीन्स सबको पता होता है क्या होता है, सहायता करना। हेल्प मीन्स क्या होता है, सहायता करना, तो हेल्पिंग से ही बन गया सहायक। और वर्ब मीन्स सबको पता है क्या होता है, क्रिया, तो हेल्पिंग वर्ब का मीन्स क्या हो गया, सहायक क्रिया। और हेल्पिंग वर्ब की बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो क्या होती है, एस या ई एस, डू या डज, जी आई की एस हेल्पिंग वर्ब है। मेन हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, एस या एस लगती है अफर्मेटिव सेंटेंस में, वो हम बता रहे हैं आगे, ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने ये जान लिया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जान ली, क्या है, ता है, ती है, ते है, ता हो, जिसकी पहचान हो गई। फिर हेल्पिंग वर्ब जान ली, यानी कौन से हाथी से लड़ना है, घोड़सवार से लड़ना है, ये अपन ने जान लिया। उसके बाद इसके रूल, रूल क्या है, कैसे कैसे लड़ना है, यानी कैसे कैसे इनको बनाना है, तो अपन ने लिखा है इस टेंस के, इस टेंस के, इस टेंस का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, इस टेंस के मतलब है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, तो लिखा है बेटा इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, इस टेंस के यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट, आपको जे कैच करना है क्या बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, इस टेंस के यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया। मेन माने तुम्हें पता है, मेन माने क्या होता है, कहते नहीं वो बड़ा ही मेन पर्सन है। शादी ब्याह जब होता है तो एक बेटा मेन व्यक्ति को वो दी जाती है, तुम्हें अगर पता हो, कॉपी, व्यवहार लिखने वाली क्या दी जाती है, कॉपी। ऐसे ही नहीं को अवाड़ी कवाड़ी लड़के को नहीं पकड़ा देते, ये पैसा ही सब मिले, अरे आधे ज्यादा वो अपनी जेब में पास कर दे, क्योंकि लास्ट में हिसाब देना पड़ता है। तो यानी जो मेन व्यक्ति होता है अपन उसको क्या कहते हैं, मुख्य है, बड़ा ही हो, क्या है बेटा, बड़ा ही मुख्य है। तो इसलिए मेन का मतलब क्या है, मुख्य, और बड़ा का मतलब क्रिया। शादी ब्याह में आप सबको कभी मिली है कॉपी, हमें मिली है एक बार, तो मेन हम भी यानी एक बार मुख्य बन चुके हैं, इसलिए क्योंकि बहुत जिम्मेदारी आती है, पूरा तुम जितना रुपए ले रहे हो पूरा उतना लिखना है। अगर बाई चांस हिसाब जोड़ा गया, पैसा ज्यादा है तो दिक्कत, किसका ज्यादा ले लिया तुमने, लिखा क्यों नहीं, और जितना तुमने लिखा उतना पैसा नहीं है तो दिक्कत, ये कम कैसे आया, बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है बेटा। और सबसे बड़ी समस्या आती, दूल्हा के पीछे पीछे जब रथवाई फिरती है तो भागना पड़ता है, वो आगे पहुंच गए, हाँ अरे हमने तो लिखा, अरे भैया 10 आदमी आगे इकट्ठे, हमाओ लिखो हमाओ लिखो, तो हमने लिखा। यानी व्यवहार लिखना भी बेटा एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, हर कोई नहीं लिख सकता। अगर आप व्यवहार लिख रहे हो तो आप एक क्या हो, मेन पर्सन हो, मैन यानी मुख्य व्यक्ति हो आप। हमने बताया ना, मैन यहाँ बस नहीं है मुख्य, मैन कहीं खड़ा हो सकता है। चलो मैन की बात बहुत हो गई, शादी में कभी व्यवहार लिखने का मौका मिले, लिखना, जिम्मेदार बन के दिखाना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस एस लगाते हैं, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट माने ही सी या किसी एक व्यक्ति का नाम, ही सी इट या किसी एक व्यक्ति का नाम। अब क्या दो सर, एस कहाँ लगाती है, एस कहाँ लगाती है, जैसे आ जाए वह खाना खाता है तो आएगा ईट्स, ठीक है। और वह स्कूल जाता है तो क्या आएगा बेटा, गोज। क्या सर यहाँ आपने ईट की मीनिंग होती ई ए टी एस लगाया, और गो की होती जियो, यहाँ तुमने ई एस लगाया। तो बेटा बता रहे, जहां पर आपको कॉन्सोनेंट यानी कि ये मिल जाए, व्यंजन मिल जाए, उसके साथ अपन कॉन्सोनेंट मिल जाए, उसके साथ ओनली एस लगाते हैं, और जहां पे आपको वोवल मिल जाए उसके साथ ई एस लगाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, कहाँ एस लगाना, कहाँ ई एस। ये नियम किस पे लागू होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये वाला रूल अप्लाई होता है। दूसरा रूल है बेटा, इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, इस टेंस के मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, क्या बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, क्या बेटा, प्लूरल, यू, वी, दे, या दो से अधिक व्यक्तियों, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम, ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे हमने यहाँ बोला तो वह खाना खाता है, ही ईट्स द फूड, अगर हम बोलते हैं हम खाना खाते हैं तो केवल ईट आएगा, वी ईट द फूड, वह खाना खाता है, ही ईट्स द फूड,
और हम खाना खाते हैं वी ईट द फूड। ओनली मेन वर्ब लिख देंगे, उसके साथ कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ना एस लगाएंगे ना एस। क्या सर हेल्पिंग वर्ब लगेगी? नहीं लगती। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग नहीं करते, ऐसे एस लगाते हैं, और किसी में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस भी नहीं लगाते। ठीक है, अगर आप बात करें रूल नंबर 3 की, तो लिखा है इस टेंस के मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। क्या बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट मान लो ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम हो। अब देखो डू या डज कहाँ अफर्मेटिव में नहीं लगेगा, और नेगेटिव, सिंगल, डबल सभी में लगेगा, यानी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में लगेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या का प्रयोग करते हैं? डज नॉट का प्रयोग करते हैं, तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या का प्रयोग करते हैं? डू नॉट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जी आपके बेटा 3 रूल थे। इसके बाद है चौथा रूल। ठीक है, इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यानी किस टेंस के? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के से पहले, क्या बेटा? सब्जेक्ट से पहले, अब ये याद रखना बेटा, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले डू या डज का प्रयोग करते। ऐसे एस तो मेन वर्ब में लगता है, हमने बोला इंट्रोगेटिव होगा तो ऐसे एस में लग के डू ही डज लगेगा, या नेगेटिव होगा तो भी डू डज लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले डू डज का प्रयोग करते हैं, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहां पर भी बेटा लिख लेना तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म सबका ही लगती है, फॉर्म लगाते हैं। देखो यहाँ पर भी ईट लगी थी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर भी ईट ही लगेगी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमने बताया टेंस, ये बताया कितने टेंस है, कितने आपको पढ़ना है। उसके बाद पहला टेंस क्या उठाया बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसकी पहचान बताई, क्या? ता है, ती है, ते है, ता हूँ। उसके बाद क्या बताई? हेल्पिंग वर्ब क्या है। ठीक है, उसके बाद 4 रूल बताए। ठीक है, अब इसके बाद अपन इसको सॉल्व कैसे, मान लो क्या अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे आता है, नेगेटिव कैसे आता है, उस सब के बारे में भी अपन आगे जान रहे हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, तो अपन ने अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी रूल जान लिए थे, यानी उसकी पहचान, हेल्पिंग वर्ब, उसमें क्या क्या नियम लगने हैं, जिस सब अपना हो गया था। अब अपन को क्या स्टार्ट करना है कि जैसे सेंटेंस, उसमें आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, और तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद अपन ने जाना था इस टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले डू या डज का प्रयोग करते हैं, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इतना अपना हो गया था। इसके बाद अपन जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, क्या है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। जैसे इसका रूल है, जैसे हमने बोला ना, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर उसमें ऐसे लगेगा बेटा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अपन ऐसे एस लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट आएगा बेटा, उसके बाद क्या आएगा बेटा? ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद ईटीसी मतलब अदर जो रह जाता है, जैसे प्रतिदिन या रोज, आज, ये सब ईटीसी के अंतर्गत आएंगे। जैसे वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। क्या बेटा? वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। सबसे पहले जो अफर्मेटिव में जो सबसे पहले लिखा रहता है वह क्या होगा? सब्जेक्ट। वह क्या होगा? सब्जेक्ट। उसके बाद सब पीछे से आता है। सब्जेक्ट जैसे लास्ट में चले जाता है, से अपना टेंस का नाम पहचाना। ता से पहले क्या है? वर्ब। जाना, यानी जाना क्या है बेटा? वर्ब है। उसके बाद उससे पहले क्या है, तो उसके लास्ट में चले जाओ, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। उसके लास्ट में चले जाओ तो ये क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट के बाद क्या है? ईटीसी है। ये बात ईटीसी है। सब चीजें अपन ने पहले तो छाट ली। तो सबसे पहले लिखा होता है सब्जेक्ट, फिर पीछे से प्रारंभ करते हैं। जैसे ता है, अगर कहीं हेल्पिंग वर्ब लग रही है, जैसे ता है तो अपन हेल्पिंग वर्ब पहचान लेते। ता है से अपन ने क्या पहचाना? सबसे पहले पहचाना ना टेंस का नाम।
जैसे वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, क्या बेटा, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, यहाँ क्या था है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या अपन ने सीखी थी, जिन काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है तथा ताहू आते हैं वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो यहाँ कहा गया बेटा ता है, टेंस का नाम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आपको रूल ए वाला अप्लाई करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह क्या माने होता है, ही माने। अगर आपको जानकारी ना हो तो याद कर लेना बेटा, ही माने क्या होता है, वह। एक दिन हम भी पीसीएट की कुछ महत्वपूर्ण मीनिंग है वो सब आपको लिखवा देंगे, तो आपको जो मीनिंग की भी समस्या नहीं है। तो वह मीन्स क्या होता है बेटा, ही माने होता वह, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना अपन को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है बेटा, जाना। जाना का मान होता गो मीन्स, गो मीन्स होता जाना, तो अपन लगाएंगे गो, ठीक है, गो लगा दिया। अब समस्या जी आ रही, गो मीन्स तो होता जाना। अब अपन थोड़ा इसका रूल नंबर 1 पढ़ेंगे। इस टेंस के यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया में एस एस लगाते हैं। क्या बेटा जी ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, आप कहेंगे बिल्कुल भैया सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि आपने अभी बताया था ही सी एट या किसी एक व्यक्ति का नाम क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ही के साथ गो तो है। अब बताओ इसमें एस आएगा या ई एस आएगा, ऐसा आएगा या ई एस आएगा। तो आपको पता होगा जहां पर आपको वोवल लास्ट में मिल जाए तो उसके साथ ई एस ही लगाते हैं, ही गोज, क्या आएगा, ही गोज। फिर उसके बाद अपन ने वर्ब लिख दी, उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ही गोज टू, अपनी तरफ से बेटा प्रीपोजिशन, गोज टू स्कूल। उसके बाद क्या आएगा बेटा, ईटीसी। ईटीसी क्या है बेटा, प्रतिदिन। प्रतिदिन का मान होता है एवरीडे, प्रतिदिन किस मीन्स होता है, एवरीडे। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, गो। अब सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए अपन ने ई एस लगाया, सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए अपन ने ई एस लगाया। उसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूल लिखा, उसके बाद ईटीसी में एवरीडे मीन्स होता प्रत्येक दिन से लिखा। ठीक है बेटा, इस प्रकार से आपको बनाने हैं। अगला, हम खाना खाते हैं, है बेटा, हम खाना खाते हैं। कैसे पहचानोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, तो पता है आप लास्ट का देखोगे, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है तथा ताहू आदि शब्द आते हैं। तो आपको क्या मिल गया बेटा, ते है। ते से अपन ने क्या पहचाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए इसका रूल सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। बार बार बताएंगे बेटा, वही सबसे पहले जो लिखा रहता है वही होगा सब्जेक्ट। हम खाना खाते हैं, हम क्या है यहाँ पर, हम क्या है बेटा, हम यहाँ पर है सब्जेक्ट, हम क्या है, सब्जेक्ट। हम क्या माने होता, अगर आपको जानकारी भी नहीं है तो जानकारी कर लो, वी माने होता हम, ठीक है। वी सब्जेक्ट हो गया। अब क्या ना बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है बेटा, ते है से पहले क्या रहेगा, खा, यानी खाना का मीन्स होता रखा हुआ जो रहता है वो होता फूड यानी भोजन, ये वाला है भोजन फूड वाला, और खाना होता है बेटा ईट मीन्स। तो आपको यहाँ क्या करना है, वी ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप बताओगे रूल नंबर 2 पढ़ो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंस वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। क्या बेटा, वी प्लूरल सब्जेक्ट है या सिंगुलर सब्जेक्ट, दे या दो व्यक्तियों के नाम क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। आई भी बेटा प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा इस वाले में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो इसलिए वी अपन इसमें कोई परिवर्तन ना करके ईट का मेन वर्ब जो की त्यों लिखेंगे। रूल में अपन ने जो पढ़ा है मेन वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते, इसलिए क्या आएगा, वी ईट, ईट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब क्या आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट। इससे पहले वाला ऑब्जेक्ट कहलाता है, यानी खाना क्या है, ऑब्जेक्ट, ईट द फूड। अब क्या सर ईटीसी तो आया ही नहीं है, तो ईटीसी दिया नहीं है तो लगाने की जरूरत भी नहीं है। और दिया था इसमें प्रतिदिन इसलिए लगाया, इसमें दिया ही नहीं है तो लगाने की जरूरत नहीं है। क्या आएगा, वी सब्जेक्ट, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द फूड ऑब्जेक्ट, वी ईट द फूड। ईट्स क्यों नहीं किया, क्योंकि वी क्या था, प्लूरल सब्जेक्ट था। यदि किसी वाक्य में प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो अपन मेन वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या अगला सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसका रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट। अब बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट को हटा दो, और सबसे कठिन यही होता है। इसके बाद आपको इन सबके में डू या डच का प्रयोग करना है। जैसे नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में डू या डच आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी लगा है तो ईटीसी आएगा, ठीक है, नहीं लगा है तो नहीं आएगा। अब आपका टेंस क्या है बेटा, राजू पानी नहीं पीता है, या राजू पानी नहीं पीता है। जैसे जो सबसे पहले लिखा होता है सब्जेक्ट इसमें, ठीक है। इसके बाद पीछे से ता है, ता है,
था है पहचानने में लिखा था, इसलिए अपने टेंस का नाम क्या पहचान लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उससे पहले वाले पी क्या है बेटा, वर्ब। पीना क्या है, वर्ब। नॉट नहीं के लिए नॉट है। पानी क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ईटीसी दिया नहीं है, कोई बात नहीं। राजू सब्जेक्ट, राजू की राजू लिख लो बेटा। ओके, अब डू आएगा कि डज, तो आपने तीसरे रूल में लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डज नॉट लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगाते हैं। राजू बेटा अकेला है, क्या बेटा, सिंगुलर है, तो इसलिए अपन क्या लगाएंगे, डज का प्रयोग करेंगे, डू का, डज का करेंगे ना सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए राजू डज। सब्जेक्ट हो गया, डू या डज में से कोई एक हो गया। अब क्या आएगा, नॉट, राजू डज नॉट। अब बेटा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या थी, पीना। पीना का मीन्स होता है बेटा, ड्रिंक मीन्स। इसमें बेटा राजू हो गया, हेल्पिंग वर्ब डज हो गई, उसके बाद नॉट हो गया। वर्ब क्या थी बेटा, पीना, तो ड्रिंक हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, पानी, तो द वाटर। इस प्रकार से आपको बताना है। राजू पानी नहीं पीता है, तो राजू डज नॉट ड्रिंक द वाटर। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डू या डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, उसके बाद ऑब्जेक्ट द वाटर। राजू डज नॉट ड्रिंक द वाटर। अगला क्या है बेटा, वे बाजार नहीं जाते, सेम वैसा ही है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, दे। वे वन, वे की मीनिंग क्या होती है इंग्लिश में, दे। अगर बेटा कोई आपको ये मीनिंग नहीं बन रही तो एक बार आप लिख लीजिए किसी रफ में या पेयर में, आगे आपको ये मीनिंग बार बार रिपीट ही होती रहती है, अक्सर मिलती है आपको ये, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी फिर, वरना हम तो एक दिन लिखवा ही देंगे संडे वाली क्लास में। वे बाजार नहीं जाते तो दे। अब बेटा यहाँ डू नॉट आएगा कि डज नॉट, तो अपन तीसरे रूल को दोबारा पढ़ेंगे। इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं बेटा, डू नॉट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो दे क्या है, प्लूरल है, आप कहेंगे जी भैया प्लूरल है, अभी आपने बताया था दे, वी, यू, ये सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो दे के साथ क्या लगाओगे आप, डू नॉट। दे डू नॉट। जाना का माने, जाना क्या है बेटा, वर्ब है, जाना का मान होता गो मीन्स, तो आप सीधे करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। टू, कहाँ जा रहे बेटा, मार्केट यानी बाजार, बाजार को क्या कहेंगे, मार्केट। मार्केट क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट। ईटीसी दिया नहीं गया तो आपको लिखना नहीं है। वे बाजार नहीं जाते, सब्जेक्ट दे, डू या डज में से आपने डू लगा दिया, प्लूरल है। नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना तो गो, कहाँ ऑब्जेक्ट मार्केट, टू मार्केट, ईटीसी दिया नहीं गया तो लगाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, इतना बेटा आपका क्लियर हुआ। देखो अफर्मेटिव में आपको नहीं लगाना डू डज, बाकी नेगेटिव सिंगल डबल में सब कहीं आपको डू डज का प्रयोग करना है। जैसे सिंगल इंट्रो, अगला सेंटेंस क्या है बेटा, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले रूल समझो। इसमें क्या होता है बेटा, थोड़ा चेंज होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। सिंगल अपने रूल में ही पढ़ा है, इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले डू डज का प्रयोग करते हैं। अब देखो बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हमने दो भाग कर दिए, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अंग्रेजी मीडियम वाले जो होंगे तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं यस नो टाइप सेंटेंस, यस नो टाइप सेंटेंस, तथा डबल इंट्रोगेटिव को बोलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव को बोलते हैं वो क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी। यानी केवल आपको हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब की जगह हम चाहें तो डू डज भी लिखते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, डू या डज, वही तो होती है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब। तो क्या तुम रोज गांव जाते हो, क्या तुम क्या है बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ तुम्हें पता है क्या आता है, डू, तो डू सब्जेक्ट तुम, इसके बाद क्या रहता है, यू मान होता है तुम। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ते हो को छोड़ दो, ते हो से अपने टेंस का नाम पहचाना, क्या है, जाना। जाना क्या है, गो, गो मीन्स होता है ना जाना, तो डू यू गो टू। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, विलेज, ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, विलेज, गो टू विलेज। अब क्या बेटा, ईटीसी भी तो दिया है, हाँ रोज, रोज के लिए डेली, डेली, उसके